नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचार की। तो दोस्तों, नेपाल के बहुत सारे राजनीतिक दल प्रधानमंत्री ओली को कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। तो अब प्रधानमंत्री ओली को लग गया है कि शायद मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने अब कहा है कि अब वो वामदेव गौतम को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और माधव नेपाल को पार्टी के अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पूरा फैसला 20 गते बैसाख नेपाली जो मिति है 20 गते बैसाख को होगा। माधव नेपाल और प्रचंड मिलने के बाद प्रधानमंत्री ओली का बहुमत कम हो गया था, इसलिए प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ सकता है और वामदेव गौतम नेपाल के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब आगे दुनिया भर में 2,28,194 आदमियों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में 61,650 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 1,080 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में 57 इन्फेक्शन थे, जिसमें 57 ही हैं और 16 आदमी शहीद हो चुके हैं। यानी टोटल एक्टिव जो केस हैं वो 41 केस नेपाल में हैं। 12 देवताल में बड़े पैमाने पे 250 परिवारों को राहत दी गई है, जिनमें 30 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो नमक, 2 लीटर खाने का तेल, 2 किलो चीनी, नहाने और कपड़े धोने के जो साबुन है वो 2 यानी एक अच्छी राशि 250 परिवारों को राहत के तौर पर दी गई है। प्रदेश 2 ने पीसीआर परीक्षण के लिए 2000 सैंपल इकट्ठा किए हैं। नेपाल सरकार ने नेपाल की प्रति व्यक्ति आय का डाटा निकाला है इस साल का। तो दोस्तों, $1,094 प्रति व्यक्ति आय है इस समय नेपाल की। तो दोस्तों, $1,094 सालाना, यह बहुत ही कम होती है। आप हिमालय के किसी भी राज्य को देखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, इनकी प्रति व्यक्ति आय नेपाल से 3 गुना ज्यादा है। सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय $5,000। दोस्तों, सिक्किम का विलय यदि भारत में नहीं होता तो सिक्किम का प्रति व्यक्ति आय भी इस समय लगभग $1,000 ही होती, लेकिन सिक्किम का विलय भारत में हुआ, जिसके कारण आज सिक्किम भारत का एक सबसे साफ और सुथरा राज्य है। हालांकि यह बहुत छोटा सा है, केवल 7,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय $5,000 सालाना है, जो कि अपने में बहुत ज़्यादा है और नेपाल से 5 गुने ज़्यादा है। सिक्किम पर 17वीं शताब्दी में सबसे पहले भूटान ने कब्जा किया था। उसके बाद 1775 में नेपाल ने कब्जा किया और सिक्किम पे नेपाल का शासन 40 साल रहा है। उसके बाद सिक्किम एक आज़ाद ही रहा है। सिक्किम पहले से ही एक आज़ाद देश था, 9वीं शताब्दी से ही, लेकिन इस पे भूटान, असम और नेपाल के राजाओं द्वारा कब्जा किया गया था। इस समय सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है। सिक्किम का विलय भारत में लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है। जैसे उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन किया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। इस आंदोलन में हमारे परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने भी आंदोलन किया कि उत्तराखंड का विलय भारत में होना चाहिए और 1949 में उत्तराखंड का विलय लोकतांत्रिक ढंग से भारत में हुआ। इसी प्रकार सिक्किम का विलय भी भारत में लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है। जैसे ही चीन ने 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का तिब्बत पर सेना भेज के कब्जा कर दिया, जो कि गैर लोकतांत्रिक ढंग से किया। ऐसा भारत ने बिल्कुल नहीं किया। भारत ने वोटिंग करवा के सिक्किम का विलय भारत में किया है। हालांकि नेपाली मीडिया कुछ भी कह सकती है, क्योंकि नेपाली मीडिया को 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का सिक्किम दिखता है, लेकिन 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का तिब्बत पर चीन का कब्जा नहीं दिखता है। 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे साउथ चाइना सी का जो समुद्र है, साउथ चाइना सी जो है,
वो नहीं दिखता है। नेपाली मीडिया कभी भी नहीं कहती है कि चीन ने 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर साउथ चाइना सी को कब्जा किया। साउथ चाइना सी के अगल बगल के जितने भी देश हैं वो सब चाइना से बहुत परेशान हैं, लेकिन वो चाइना से डरते हैं। तो नेपाली मीडिया को चीन का अतिक्रमण कभी नहीं दिखाई देता है। 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर तिब्बत, 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर साउथ चाइना सी। नेपाली मीडिया को क्या दिखता है? लोकतांत्रिक ढंग से जिन राज्यों का विलय भारत में हुआ है वो दिखता है। जैसे उत्तराखंड के मूल निवासी हम लोग हैं और हम लोग कभी भी नेपाल का हिस्सा नहीं रहे। 1803 में गढ़वाल को नेपाली सेना ने कब्जा किया था और 1815 में नेपाली सेना को छोड़ना पड़ गया था गढ़वाल, और 1950 में उत्तराखंड का विलय भारत में हुआ। आज हमारी प्रति व्यक्ति $3000 सालाना, यानी यदि हम उस समय नेपाल के चंगुल से आज़ाद नहीं होते तो हमारी भी प्रति व्यक्ति आय $1000 होती सालाना, यानी हम बहुत गरीब होते। लेकिन भारत में विलय होने के बाद उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छा स्टेट बना है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए सालाना है भारतीय रुपया। हम गढ़वाल के मूल निवासी हैं जो कि 12,000 साल से केदारखंड में रहते हैं हमारे पूर्वज, इसलिए गढ़वाल या उत्तराखंड पे सबसे पहला अधिकार गढ़वाल का है। तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही थी। केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो नेपाल से प्रति व्यक्ति आय में पीछे है। बाकी भारत के हर स्टेट नेपाल से प्रति व्यक्ति आय में 5 गुने ज़्यादा कोई स्टेट धनी है, कोई 3 गुने ज़्यादा धनी है, कोई 2 गुने ज़्यादा धनी है। भारत के सारे स्टेट नेपाल से धनी हैं, केवल बिहार को छोड़ के। रही झारखंड की बात, तो झारखंड की प्रति व्यक्ति आय $1200 है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय इस समय लगभग नेपाल के बराबर ही है। हालांकि पिछले साल तक नेपाल से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रति व्यक्ति आय में पीछे था। अब आगे एशिया डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल को 30 अरब नेपाली रुपए का ऋण दिया है। सप्तरी सुरंग नगर पालिका में आग लगने से 6 घर नष्ट हो गए हैं। धन्यवाद।